जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिए दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरह की क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सभी क्लास के मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है अर्धवार्षिक 2024-25 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो आपको उन निर्देशों को पढ़ना है। एग्जाम में निर्देश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले पर। तो प्रश्न नंबर पहले में देखो क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पानी में H अनुपात O का भारात्मक अनुपात है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे 1:1, 1:2, 1:8, 1:8। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1:8। क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको थर्ड फोर्थ दोनों में देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है यहाँ पे, तो आप कोई भी एक कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1:8। क्या है? 1:8। नेक्स्ट है खा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आयनों के सम इलेक्ट्रॉनिक समूह को प्रकट करता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन। इधर आपको दिए थे कैल्शियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, कैल्शियम +2 आयन और स्कैंडियम +3 आयन, बेरियम +2 आयन, सीरियम +2 आयन, पोटेशियम +1 आयन और कैल्शियम 2+ आयन। इसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन 3- आयन, ऑक्सीजन -2 आयन, फ्लोरीन -1 आयन और सल्फर -2 आयन। तो यहाँ पर जो सम इलेक्ट्रॉनिक समूह प्रकट करता है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम +2 आयन और स्कैंडियम +3 आयन। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम +3 आयन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो किसमें आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो क्रोमियम +3 आयन में है। नेक्स्ट है, एक तत्व तृतीय आवर्त में तथा 15वें समूह में स्थित है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p3 है। क्या है? 1s2 2s2 2p3 है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मैच करेंगे तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस आपको दिए गए थे 1s2 2s2 2p4, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और चौथा ऑप्शन दिया गया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट है, किस अणु आयन में समस्त बंध बराबर नहीं होते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर है SF4, SiF4, XeF4 और BF4-। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर SF4। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +6 है। क्या है? +6। H2S2O8 में जो है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है +6। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा +6। इसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन में दिया गया, तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? अणु भार तथा वाष्प घनत्व के मध्य संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है।
नेक्स्ट है मोललता की परिभाषा आपको लिखनी है, यानी कि मोललता क्या होती है उसकी आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। इसके बाद है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग तथा आवर्त बताइए। अब ये बताना है किस वर्ग का तत्व हो, किस आवर्त का तत्व है। तो इस तत्व का नाम क्या है, तो इस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक है 12। क्या है, परमाणु क्रमांक है 12। और ये किस ब्लॉक में है, तो ये आपका एस ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में है। और तीसरे आवर्त में है। किसमें है, तीसरे आवर्त में है। किसमें है, तीसरे आवर्त में एस ब्लॉक। और तत्व का नाम है मैग्नीशियम। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम +2 आयन ऑक्सीजन -2 आयन से छोटा है, यद्यपि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है, क्यों। ये आपको बताना है। ये आपके 2-2 नंबर में हो जाते हैं। इसके बाद इसी का आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दे दिया जाता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाला देख सकते हैं। नेक्स्ट है F2O Cl2O अणुओं की लुईस बिंदु संरचना बताइए। क्या करना है, लुईस बिंदु संरचना बनानी। तो सबसे पहले हम लोग F2O की बनाते हैं। क्या करते हैं, F2O की बनाते हैं। तो कैसे बनेगी ये, तो इधर बनाएगा, इधर F लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, O सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, F क्या करेंगे। अब जहां से हम तो लुईस संरचना का मतलब, लुईस बिंदु की संरचना मतलब है कि बिंदु टाइप का होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फ्लोरीन पर 2 इधर बिंदु रखेंगे। क्या करेंगे, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बिंदु रखेंगे, यहाँ पर 2 बिंदु रखेंगे, यहाँ पर 2 बिंदु रखेंगे, यहाँ तो पर 2 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु। इसी प्रकार ऑक्सीजन पर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसी प्रकार फ्लोरीन पर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो ये आपकी लुईस बिंदु संरचना बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, F2O की। अब देखते हैं किसकी बनानी। अब हमको बनानी है ClO2। क्या, Cl2O है। तो Cl2O की कैसे बनेगी, तो यहाँ पर बनाएंगे क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर रहेगा आपका ऑक्सीजन, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर रहेगा क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन पर डबल, यहाँ पर डबल डॉट, यहाँ पर सिंगल डॉट और यहाँ पर भी आपका सिंगल डॉट। इस तरह आपका जो है लुईस संरचना यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पर बना लेनी है। तो ये लुईस संरचना आपकी बनेगी, ठीक है। इसके बाद है BeF2 की रेखीय संरचना होती है, क्यों, ये आपको बतानी है कि जो आपकी BeF2 की रेखीय संरचना होती है क्यों, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको खुद करना होगा। इसके बाद है निम्नलिखित को नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो लिखते हैं इसको बढ़ते क्रम में, कैसे लिखेंगे, N3H लेस देन H2O HNO2 क्या है, N2O क्या है, N2O, N3H हो गया, N2O हो गया। इसके बाद लेस देन HNO2 और लेस देन HNO3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, जो आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपने किया है तो आप देखिए करेक्ट आपने किया है कि नहीं किया है। सबसे पहले आएगा N3H आएगा, ठीक है। लेस देन का सिंबल लगाएंगे, N2O होगा, क्या होगा, N2O होगा। फिर लेस देन का लगाएंगे सिंबल, HNO2 होगा, क्या होगा, HNO2 होगा। फिर लेस देन लगाएंगे, HNO3 होगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। इसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.0 नैनोमीटर की अनिश्चितता थी, तो उसके वेग में अनिश्चितता की गणना करनी है। यानी कि अनिश्चितता जो हाइगेंस का अनिश्चितता का सिद्धांत है, वो वाला समीकरण लगा के आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद है निम्नलिखित समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या एक विधि होती है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने पर क्या समीकरण बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। आपको ये जो है ऑक्सीकरण संख्या विधि संतुलित कर लेना है। तो कैसे बनेगा, Cr2O7 -2 + 3SO2 + 14 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, 14 हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, ठीक है। गिब्स आउट। इसके बाद बनेगा 2 क्रोमियम +3 + 3 HSO4, ठीक है, HSO4 -
प्लस 7H2O ये बनेगा। ठीक है, इसको आपको संतुलित कर लेना है। Cr2O7 - 2 प्लस 3SO2 प्लस 4H प्लस H प्लस आयन गिव्स आउट 2Cr प्लस 3 आयन प्लस 3HSO4 माइनस के आयन प्लस 7H2O। ये आपका बन जाएगा संतुलित करने पर। इसके बाद है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। आप क्या करना है, आयन विधि इलेक्ट्रॉन द्वारा आपको इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने पर क्या समीकरण बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो संतुलित करने पर बनेगा आपका, देखिए 2Br क्या बनेगा, 2Br 2 हाइड्रोक्साइड आयन माइनस के OH को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, गिव्स आउट। तो आपका बनेगा BrO, क्या बनेगा, BrO प्लस Br माइनस प्लस H2O। ये आपका बन जाएगा संतुलित करने पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 2Br प्लस 2OH यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स आउट BrO माइनस आयन प्लस Br माइनस प्लस H2O, इसका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। HCl2 और SnCl2 के बीच होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है वो सबसे पहले आपको लिखना है। इसके बाद HgCl2 तथा SnCl2 के बीच होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिख जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए स्टाइकोमेट्रिक गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया गया है 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पर इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक हो जाएगा 2,2,3। ये स्टाइकोमेट्रिक गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से उच्च होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलता है नाइट्रोजन की ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा के बारे में। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 2D तथा 3F कक्षक क्यों संभव नहीं होते हैं, ये आपको समझाना है। क्या समझाना है, 2D तथा 3F कक्षक क्यों संभव नहीं होते, आपको समझाना है। नेक्स्ट है विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी यौगिकों में कम से कम 4 अंतर लिखिए। यानी कि विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनमें कम से कम आपको 4 अंतर लिखने हैं। क्या करने, कम से कम आपको 4 अंतर लिखने हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है, रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं तथा प्रत्येक का उदाहरण सहित विस्तृत में समझाइए। यानी कि रासायनिक संयोग के जितने नियम हैं उनको आपको प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्या न्यूमेरिकल कह रहा है, विश्लेषण करने पर एक कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत संगठन निम्न प्राप्त हुआ, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% तथा शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 83 है तब यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो अणुसूत्र क्या आएगा, इसका अणुसूत्र आएगा C8H6O4 आएगा। क्या आएगा, C8H6O4 आएगा। इसके बाद है क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण सहित विस्तृत में वर्णन कीजिए। यानी कि क्वांटम संख्याएं जितने प्रकार की होती हैं वो बतानी है। इसके बाद है उसको प्रत्येक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। अगर अथवा में आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। धन किरणों की खोज कैसे हुई, चित्र सहित वर्णन कीजिए एवं धन किरणों के गुणों की विशेष विस्तृत में लिखिए। यानी कि उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी वर्जन में आपका हो गया। इंग्लिश वर्जन में आपको ये दिया गया, जो स्टूडेंट इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश वाला देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्या कहा गया है, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी से किस प्रकार बनाया गया, इसके लाभ एवं दोष का विस्तृत में उल्लेख किया है। कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को किस प्रकार बनाया गया, इसके लाभ क्या है, इसके दोष क्या है, विस्तृत में आपको उल्लेख करना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए एवं वर्ग तथा आवर्त में इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर खा।
और लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, संकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, sp3 तथा sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, जैसे अथवा में आपको दिया गया है आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब कि एमओटी के आधार पर नाइट्रोजन N2 की अणु के कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। और इस प्रकार ये आपका इंग्लिश वर्जन में दिया गया है केमिस्ट्री का, जो क्वेश्चन को इंग्लिश वाले हैं तो वो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।